हाय बच्चा लोग। मैं हूँ कौशल अहमद खान, आप सभी लोग जानते होंगे पहले से। बच्चा लोग, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने चैप्टर जो था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो तो फटाफट फिनिश कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना एक नया सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को जल्दी से आज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अब ये छोटी सी बात क्या है? बच्चे लोग, आप यूट्यूब के अलावा हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। और इस हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए, हमसे पर्सनल इंटरेक्शन करने के लिए जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लो, हमें फॉलो कर लो, ताकि आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट होते रहो। बिकॉज टेलीग्राम पे क्विज भी चलता रहता है, तो डेली क्विज के लिए भी आप वहाँ पर आ सकते हो। उसके अलावा जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, मिनिमोनिक्स होते हैं, तो उनको हम लोग प्रिपेयर कराने के लिए भी वहाँ पर यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी हमारे जो पेज है, और पेज का नाम भी द स्कॉलर सब है। तो इसी द स्कॉलर सब से टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी भी हम आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी झटपट वहाँ पर फॉलो कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को मिनिमोनिक्स जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो आपको मिलती रहे। आ जाते हैं अपना नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब सुनो, ये कितने शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे? 1 शॉट में कंप्लीट नहीं करेंगे तो 2.5-3 घंटा लग जाएगा। और अगर हम सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट लेके चलेंगे तो यार फिर मज़ा नहीं आएगा, बेटे। बिना विदाउट डिस्कशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो कहोगे लो कैसे कंप्लीट कर दिए चैप्टर। तो ऐसे कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। देखो, सिंपल सा तरीका अपनाते हुए चलेंगे, एनसीईआरटी डिकोड करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आखिरी में डिस्कस हो जाएंगे। 50 से 100 जितने भी होने, उसका एक अलग से लेक्चर अपलोड हो जाता है ना, यू नो वेरी वेल। जल्दी से आ जाते हैं अपने इस फटाफट चैप्टर पे, जिसका नाम है क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आ जाते हैं, लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, देख लो भैया। देखो भैया, जब हम लोग कभी भी बात करते हैं इस चैप्टर की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, तो इसमें सबसे जो पिंच करने वाला पॉइंट है, सबसे एकदम चुभो देने वाला पॉइंट है, उसका नाम है क्या? हेल्थ। अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ हेल्थ, तो आप क्या डिफाइन करोगे? नॉर्मली अगर आपसे पूछ लें कि भैया अपनी हेल्थ के बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि हम स्वस्थ हैं, हम गोरे गोरे हैं, हम पानी दिन में 3 से 4 लीटर पी लेते हैं, पेट को अपनी टंकी बना लेते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं। आप नॉर्मली यहीं तक रुक जाते हो। अगर कहते हो हम हेल्दी होने का ये सेंस कभी निकलता ही नहीं है कि आपके अंदर डिजीज़ नहीं है, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ फ्री पर्सन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। तो हेल्थ का अगर सिंपल सा फंडा हम बोले, तो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, और साथ साथ में सोशल वेल बीइंग भी होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस जो कोई भी कंप्लीट कर रहा होगा, इन शर्तों को जो कोई भी कंप्लीट कर रहा होगा, वही कहलाएगा हेल्दी पर्सन। तो वो उसकी हेल्थ की बात आ गई ना। तो कह रहे हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। ये तीनों शर्तें पूरी करे, वही कहलाएगा क्या? हेल्दी। डिजीज फ्री भी होना चाहिए, है ना, तो हमने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ स्टेट है किसकी? फिजिकल स्टेट अच्छी हो, मेंटल स्टेट अच्छी हो, और सोशल वेलबींग भी हो, क्या कहलाएगा? हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो ये हेल्थ को डिफाइन करने के लिए हमने टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। आ जाते हैं आगे। कर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय द जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, चेंज इन लाइफ स्टाइल। अब देखो, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर, अभी अगला चैप्टर आएगा जिसमें बात करेंगे जेनेटिक्स की, तो इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर भी होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होंगे, ढेर सारे डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। और इनके मिनिमोनिक्स टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो कैसे हमने याद करना सिखाया है वहाँ पर, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई जेनेटिक विकार आपके शरीर में, तो क्या आप हेल्दी होगे? ना बाबा ना, ठीक है। शरीर में कोई इन्फेक्शन है तो भी क्या आप डिजीज फ्री होगे? क्या आप हेल्दी होगे? ना बाबा ना। और एक बात और है कि लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है, तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा अनफिट हो जाते हैं। कि भाई मान लो कि दिन भर आप फास्ट फूड एकदम झोंक झोंक के खाए पड़े हो, पेट को एकदम टंकी बना के झमाझम झोंके पड़े हो उसमें एकदम फास्ट फूड, और ढेर सारी एनर्जी बन रही, ढेर सारा फैट बन रहा, और आप इतने चौड़े हो गए हो कि जब आप बैठते हो तो आपका पेट आपकी डेस्क में लड़ जाता है। तो आप क्या यहाँ पर बोलोगे आप हेल्दी हो? नहीं। समझ में आई? तो लाइफ स्टाइल में जब भैया फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, हैबिट, तो हमारी आदतें भी, हमारी एक्सरसाइज, हम कितना रेस्ट करते हैं, कितना नहीं करते हैं, आप दिन भर में वाटर कितना लेते हो, और आप खाना कैसे खाते हो, तो ये सब चीज़ें भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी अफेक्ट करेगा, इन्फेक्शन भी अफेक्ट करेगा, और लाइफ स्टाइल में जो चेंज होगा वो भी अफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को, ठीक है भाई। तो नीचे देख लो, लड़का दौड़ रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, ये नहीं लड़की से दूर जा रहा है, ठीक है। वो योगा कर रही थी तो वो अपने मगन है, ये अपने मगन, इधर नन्हे मुन्ने बच्चे खेल
रहे हैं, और नीचे देखो ये कैसे पैंट फैला के, एकदम पैर फैला के जंक फूड खा रहा है, ठीक है। तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। तो जंक फूड वो खा रहा है, उसे खाने दो, ठीक है। आ जाओ इधर वाला, आ जाओ। अब देखो कह रहे माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम, आप जितना सोचोगे उतना ही बीमार पड़ोगे। हमेशा डॉक्टर से आपने ये राय सुनी होगी, है ना। क्योंकि आपका ब्रेन जो है, आपका कंट्रोल सेंटर है। आप जैसा सोचते हो, आप अपने फेस पे वैसे ही तो एक्सप्रेशन देखते हो, तो वैसे ही ये आपके ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इवन यहाँ पर अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके चलोगे, नेगेटिविटी लेके चलोगे, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में एक ग्लैंड है। पहली बात तो हाइपोथैलेमस जो कि सुपर मास्टर है, उसके बाद नीचे मौजूद है क्या, एंडोक्राइन, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ग्लैंड जो सुपर मास्टर्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन और साथ साथ में हाइपोथैलेमस, दोनों किसका पार्ट हैं? दोनों पार्ट हैं आपके ब्रेन का। किसका पार्ट है? आपके ब्रेन का। तो जाहिर सी बात है कि अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे भी पड़ने वाला। तो कह रहे माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। तो याद रखिएगा इस चीज को कि भैया माइंड प्रभाव डालता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो लोगों की तो ये सब कहने की बात है, क्योंकि आपका ब्रेन ही है जो आपको व्हीलचेयर से खड़ा कर सकता है, और आपका ब्रेन ही है जो एक सीधे साधे खड़े इंसान को व्हीलचेयर पे बिठा भी सकता है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि भैया कैसे असर डाल सकता है इम्यून सिस्टम पे हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो माइंड अगर आपका डाइवर्ट होगा, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, तो भैया इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ाना चाहेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। कह रहे व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड इज डिजीज, ठीक है। अब ब्रेन नॉर्मल काम कर रहा है क्या? ब्रेन नॉर्मल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ पे, और भैया हम कैसे कहलाएंगे? हम कहलाएंगे डिजीज। और नीचे देख लो चंगू मंगू बने हैं कि ये भैया कह रहा है हेल्दी बॉडी, दूसरा कह रहा है कि हेल्दी माइंड, और हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कहलाता है क्या? हैप्पी लाइफ, ठीक है। ये हम दो हमारे दो वाला नहीं है, ठीक है। ये हम दो हमारे दो अभी वाला चैप्टर नहीं आया है, ठीक है। हम दो हमारे दो वाला नहीं है। हैप्पी बॉडी होगी, ठीक है, और साथ साथ में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो आपकी ज़िंदगी भी क्या होने वाली है? अच्छी होने वाली है, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है हमारे इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डिजीज़ के बारे में। अब देखो डिजीज़ तो हमने नॉर्मली कह दिया, मतलब बीमारी, हिंदी भाषा में, देसी भाषा में अगर आप उसको बोलो बीमारी, ठीक है। अब देखो डिजीज़ दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी? इन्फेक्शियस भी हो जाती हैं, और साथ साथ में कैसी हो जाती हैं? साथ साथ में नॉन इन्फेक्शियस भी हो जाती है, मतलब कम्युनिकेबल भी होती है और साथ साथ में नॉन कम्युनिकेबल भी होती है। तो ये इन्फेक्शियस आपने बनाई है, ये कैसी है? ये कम्युनिकेबल है। कैसी है? कम्युनिकेबल। और ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। मतलब ऐसी डिजीज जो किसी के कांटेक्ट में आने पर हो जाए, उन्हीं डिजीज को कम्युनिकेबल या उन्हीं डिजीज को इन्फेक्शियस कह दिया जाता। और वो डिजीज जो बिना किसी के कांटेक्ट में आए हो जाए, वो कहलाती है क्या? नॉन कम्युनिकेबल, या उसी को कहते हो क्या? उसी को कहते हो नॉन इन्फेक्शियस। क्या कहते हो? नॉन इन्फेक्शियस। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो इतना तो शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खैर समझदार तो सभी लोग हैं। देखो लिखा है नॉर्मली क्या करें? ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक बंदे से दूसरे बंदे में। भी आजकल आप देख रहे होगे, ये देखो, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा ना। इसके बारे में तो आज के लिए भौकाल मचाया पड़ा, दुनिया भर में सबको निपटाया पड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। बाहर से आइए तो साबुन से हाथ धुलिए, सब प्रिकॉशंस तो ले रहे होगे ना। चलो, नॉन इन्फेक्शन मेरे डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अरे भैया, अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी कौन सी डिजीज़ होती है कि मतलब हम किसी के कांटेक्ट में ना आए और तब भी हो जाए? ऐसी कौन सी डिजीज़ हो सकती है? अरे भैया बिल्कुल हो सकती है। डायबिटीज़ का नाम सुना है? सुना है। मारसमस है, क्वाशिकोर है, ठीक है। वही माल न्यूट्रिशन की वजह से मोटा तगड़ा हो गया कोई बंदा, तो वो क्या हेल्दी कहलाएगा क्या? नहीं, तो अपने घर बैठे हुआ है, कांटेक्ट में आया था, कांटेक्ट में आने से मोटे हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है यार? ऐसा नहीं हो सकता। थायराइड है, आप लोग नॉर्मली देखा होगा, थायराइड
हो जाता है, गोइटर वाइटर हो जाता है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी कैंसर है, नॉर्मली क्या कम्युनिकेबल है क्या? नहीं, देखो नॉन कम्युनिकेबल है। तो ऐसी ढेर सारी डिजीजेस होती हैं जो किसी के कांटेक्ट में आए बिना भी हो जाती हैं। उन डिजीज को कहते हैं क्या? उन्हीं डिजीज को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल या उन्हीं को कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको ही कहते हैं पैथोजन। क्या कहा जाता है? पैथोजन। जो भैया क्या करे, किसी डिजीज को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कहलाएगा क्या? नॉर्मली पैथोजन। और पैरासाइट जो होते हैं, पैथोजन पैरासाइट भी होते हैं। लिख देते हैं धवल भैया पैरासाइट। पैरासाइट पैरासाइट क्या होता है? परजीवी जिनको कहा जाता है। भाई किसी लिविंग होस्ट के ऊपर रहेंगे, उसको बदले में तोहफे में क्या देंगे? बीमारी देंगे, और खुद क्या करेंगे? खुद वहां से न्यूट्रिशन लेंगे रहने की जगह, ठीक है। तो ये सब बातें तो नॉर्मली आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी हम लोग एक्सटेंड करके बताने वाले। नॉर्मली देखो एनसीईआरटी को ही डिकोड कर रहे हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि वहाँ दुनिया भर का कहीं और का लेकर आ गए, कहीं और के टॉपिक पढ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, सवाल यहीं से बनेगा, ठीक है। अब देखो भाई, दो लोग, दो बंदे, एक हिप्पोक्रेट और एक विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है। देखो दोनों के अपने अपने अलग अलग थॉट्स थे, अपनी अपनी हाइपोथेसिस थी। तो वो थोड़ा सा पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा था, तो वो आपके सामने हम खींच के मार रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे। गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस। देखो गुड ह्यूमर, गुड तो समझते हो कि ह्यूमर का मतलब कुछ नहीं होता। ह्यूमर का मतलब होता है मूड। क्या होता है? ह्यूमर का मतलब होता है मूड, ठीक है। तो अच्छे मूड की हाइपोथेसिस जो दी है, मूड नॉर्मल भाषा में उसको मूड हम कह रहे हैं, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स और साथ साथ में इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने ही उसको प्रपोज करा था, ठीक है। तो खैर आयुर्वेद को अब तो स्यूडो साइंस बोला जाता है, ठीक है। देखो थोड़ा सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। पहला पॉइंट तो बता ही चुके हमने, अपने मुंह से आपको बोल के बता दिया था। गुड ह्यूमर की अगर हम लोग बात करें, कहते हैं स्टेट इट स्टेट दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस ऑफ अ सर्टेन ह्यूमर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ एक मतलब स्टेट है हमारे शरीर की, हमारे माइंड की, जहाँ पर कुछ ह्यूमर्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं? बैलेंस रहते हैं। ह्यूमर्स जो रहते हैं क्या रहते हैं? बैलेंस रहते हैं, मतलब मेंटेन रहते हैं, ठीक है। अब एक इन्होंने मतलब मूड जो होते हैं वो सब बैलेंस रहते हैं। मतलब मूड स्विंग्स अभी आपने सुना होगा कि अभी मूड खराब है, अभी बौखला है, अभी अच्छे से बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग हार्मोन्स की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। अब इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने ये कहा कि ऐसे बंदे, मतलब ऐसे लोग जिनके पास काला बाइल, मतलब जिनके पास ब्लैक बाइल होगा, वो हॉट पर्सनालिटी होंगे। अब आधे लोग सोच रहे होंगे हम भी तो हॉट है। इतना हॉट नहीं है, ठीक है। मैं आगे रोटी बना लो, अंडा तल लो, आपके सर के ऊपर है, ठीक है। हॉट का मतलब ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपना छू के देखो ना, तो आप हॉट ही तो हो। और क्या है, उस पर लोग ताना कर देते, यू आर लुकिंग टू हॉट। दिखता कैसा हॉट? छू के देखो मतलब कितना हॉट है। तो खैर उस पर ध्यान नहीं देना है। तो उन्होंने ये कहा कि ब्लैक बाइल जिस पर्सन के पास होगा वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा? उसके फीवर होगा। फीवर का मतलब क्या? तापमान बड़ा बड़ा थोड़ा सा होगा। लेकिन विलियम हार्वे ने, इन्होंने खींच के मारा इनके ऊपर, कहेंगे तुम गलत बोल रहे हो हिप्पोक्रेट, तुमने सारी बात गलत कही। कैसे कही? देखो, क्योंकि हिप्पोक्रेट ह्यूमर्स की बात कह के चलेगा कि ठीक है फलाना ढिमकाना, ब्लैक बाइल जो होगा जिसके पास वो होगा क्या? वो फीवर होगा। अब वही जो ह्यूमर्स थे वहाँ तो ब्लड को भी एक ह्यूमर बोला गया, येलो बाइल भी एक ह्यूमर बोला गया, ब्लैक बाइल भी एक ह्यूमर बोला गया, फ्लैग में भी एक ह्यूमर बोला गया। ये चारों ह्यूमर भैया नीचे बने हैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये चार ह्यूमर बनेंगे। चार ह्यूमर्स इंसान के अंदर होते हैं। ब्लैक बाइल वाले गर्म होते हैं, ज़्यादा हॉट होते हैं। लेकिन विलियम हार्वे ने इस चीज़ को जब डिस्प्रूव करा, तो वो कहते हैं, विलियम हार्वे ने क्या कहा? पहली बात तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, क्योंकि उस ज़माने में इंसान को काटना पीटना मना था। तो मुर्दे उठा उठा के लोग लाते थे और मुर्दे ला ला के बैठ के अपने घर के अंदर बैठ के काटते थे और देखा करते थे। तो जब इन्हें पता लगा अच्छा ब्लड भी क्या करता है, एक फ्लूइड है जो कि बहा करता है, तो उस टाइम ब्लड सर्कुलेशन की खोज हो गई विलियम हार्वे साहब से। इधर देख लो कैसे मुस्कुराते हुए बने हैं और हिप्पोक्रेट्स को कैसे तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, और हिप्पोक्रेट्स अपनी नज़र चुरा के भाग रही है। साले ने हमको गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। खैर देखो, इधर ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जब डिस्कवर हो गया तो विलियम हार्वे ने यही कहा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी पर्सन का, ठीक है, विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर की वजह से आप नॉर्मली जो होते हैं उसको मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ब्लैक बाइल जो उन्होंने बोला नॉर्मली क्या था, वो ब्लड की वजह से होता है, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा होता है? लगातार सर्कुलेट कर रहा होता है। यही वजह है कि हमारी बॉडी का तापमान बना रहता है। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग हैं थर्मो रेगुलेटर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमारी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। पहले भी हम बता चुके थे भैया, अगर शॉर्ट वीडियोस के लिए हमसे
पर्सनली जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम पे, आप हमारे इंस्टाग्राम पे और आप हमारे फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको मुझसे मिलेगा पर्सनल इंटरेक्ट होने का मौका। कोई सेलिब्रिटी नहीं है, नॉर्मली पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना देखो, खैर छोटी छोटी वीडियोस के लिए, मिनिमोनिक्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल इंटरेक्शन के लिए पहले वहां पर आ जाओ, फिर उसकी बात बाद में हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हेडिंग तो बड़ी बड़ी सी देख रहे हो ना कि कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस में कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज की जरा हम लोग बात करें, जरा ध्यान देना भैया। देखो, जब कभी भी हम लोग डिजीज पढ़ेंगे तो 3-4 बातों का ख्याल रखना है कि जो डिजीज है, पहली बात तो डिजीज का नाम, दूसरी बात डिजीज किससे हो रही है, मतलब कॉजेटिव एजेंट कौन है, उस कॉजेटिव एजेंट को ट्रांसमिट कौन कर रहा है, मतलब वेक्टर कौन है, तीसरी बात, और इसके बाद उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे। तो ये हमको बात रखनी पड़ेगी, पैथोजन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और साथ साथ में सिम्टम्स क्या है। ये बातें पता होंगी तो सवाल छटपट निकल जाएगा। सवाल की कोई औकात नहीं, क्योंकि जितने सवाल हम बताएंगे उससे ज़्यादा किसी की औकात नहीं कि सवाल इससे ज़्यादा बना ले, ठीक है। जो सवाल इस चैप्टर से बनेंगे वो गिने चुने सवाल होंगे, 50-60 गिना देंगे हम, ठीक है। तो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज देख लो। अब इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, फंगस की वजह से भी होती है, नेमेटोड्स की वजह से भी होती है ना, प्रोटोजोन्स की वजह से भी होती हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीस की वजह से भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट की वजह से होती हैं। अब वो फाइलम पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। फाइलम तो नॉर्मली आपने पढ़ रखा होगा ना, वेरिफेरा, प्रोटोजोआ, प्लेटिहेल्मिन्थीस, असलीमिन्थीस पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने कुछ पढ़ा होगा। और कुछ अभी हमने आपको यहाँ पर बोल बोल के बता दिया कि कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं, उसके अलावा कुछ प्लेटिहेल्मिन्थीस भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ फंगस भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ नेमेटोड्स भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन हम लोग जो शुरू करने वाले हैं क्या, वो हम लोग शुरू करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ की। भैया बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो ये भैया बड़ा बड़ा लिखा है बैक्टीरियल डिजीज़। और पहली डिजीज़ आपके मुंह पे जो हम खींच के मार रहे हैं उसका नाम क्या, उसका नाम है टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉमन है, नॉर्मली देखने को मिल जाता है। 70-80 लोग देखो, उसमें से एक आध को आपको टाइफॉइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट कॉमन नहीं मैंने बोला, ठीक है। मोस्ट कॉमन तो ये कॉमन कोल्ड है, ठीक है। पैथोजन आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्या, सैल्मोनेला टाइफी। क्या भैया, सैल्मोनेला टाइफी क्या है, इसका पैथोजन है। तो सैल्मोनेला टाइफी इसका पैथोजन है, देख लो भाई ध्यान से, ठीक है। बाद में ना कहना कि हमको दिखाया नहीं इन्होंने, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी इसका ये पैथोजन है, इसकी वजह से होता है टाइफाइड कॉज करने वाला कॉजेटिव एजेंट, जो कि एक क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। आ जाओ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉल सेंटर में नहीं बैठे हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करेगा, वहाँ जाकर ट्रैप हो जाएगा, रहेगा वहीं पर, ठीक है। और पहुँचेगा कैसे, गंदा खाना और गंदा पानी। यही कहा जाता है कि देख के पियो कौन सा खाना खा रहे हो, देख के पियो मतलब कौन सा पानी पी रहे हो, खाना पिला दिया, ठीक है। तो गंदा खाना, खुला खाना आपको नहीं, फूड कंटेमिनेशन होगा तो ये टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया है। आपने एनसीईआरटी के एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर आप मुट्ठी भर मिट्टी उठा लो तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो ज़रा सोच लो कि कुछ लोग जो गिरता है खाना उसके बाद 5 सेकंड का वेट करते हैं कि बैक्टीरिया 5 सेकंड में लपकेगा, उससे पहले उठा के हम खा लें, है ना। बैक्टीरिया इंतजार करेगा ना, गिन रहा होगा 1 2 3 4 5, तो ऐसा नहीं होता है। तो गंदे खाने को अवॉइड करो, कंटेमिनेशन फूड हो चाहे कंटेमिनेशन वाटर में हो, इन दोनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको इस डिजीज से बचे रहना है, ठीक है। तो ये इंटर कहाँ करता है, इंटर कर जाता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बात तो अभी पुरानी हो चुकी, क्योंकि हम ये पहले बता चुके थे। गंदा खाना और गंदे पानी की वजह से ही नॉर्मली रहता है। और जब ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ज़रा ध्यान रखिएगा, जब ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो सीवियर हो जाने की वजह से अदर ऑर्गन्स में भी क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है ब्लड के थ्रू। क्यों, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो इस तरह से ज़रा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ बताने जा रहे हैं, ज़रा देख लीजिए। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई साहब ये जाएगा, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा, क्या पता होगा देख लो, बता दे रहे हैं जो नहीं पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा कि इस इंटेस्टाइन जो कि वो 4 लेयर की होती है। सबसे अंदर की तरफ होती है क्या, म्यूकोसा। सबसे अंदर की तरफ जो होगी वो क्या होती है, वो होती है म्यूकोसा। क्या होती है, म्यूकोसा। म्यूकोसा के जस्ट पीछे क्या होता है, म्यूकोसा के जस्ट पीछे होता है ये ब्लड कैपिलरी का जाल। पीछे क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरी का जाल होता है। तो अगर ये पीछे ब्लड कैपिलरी का जाल, इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं, पीछे ये पड़ा हुआ है,
लैमेला प्रोप्रिया जो कहते हैं, क्या कहते हैं, लैमेला प्रोप्रिया, एलपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो कि अगर ये पैथोजन यहाँ पर आया, ठीक है, ये आया बैक्टीरिया, ठीक है, और ये यहाँ पर इंटर करा, तो म्यूकोसा को भेद के ये पीछे जाएगा लैमेला प्रोप्रिया। लैमेला प्रोप्रिया क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, क्या है, ये हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या हो रहा होगा, ब्लड कैपिलरीज में होगा ब्लड। तो भैया अगर ये बैक्टीरिया ब्लड में इंटर कर गया तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। तो अगर ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर कर गया तो जाहिर सी बात है कि अदर ऑर्गन्स में भी पहुंचने का चांसेस है। लेकिन ये बताओ ट्रैप कहाँ होगा, ट्रैप होगा भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा इस चीज़ को कि भैया कहाँ पर ट्रैप हो जाता है। आ जाते हैं अपने पहली वाली बात पे, सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। देख लो भाई सिम्टम्स क्या है इनके। तो सिम्टम्स ज़्यादा कुछ नहीं है, सिम्टम्स ये है कि इन्फेक्शन जब कभी भी होगा आपके शरीर में बुखार तो आएगा। ये तो 101% तय है कि जब कभी भी इन्फेक्शन होगा तो पहला अलार्म जो बजेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फीवर बजने वाला है। तो सस्टेन हाई फीवर, ठीक है, तगड़ा फीवर रहेगा, तो 39 से 40 डिग्री लगभग पहुंच जाएगा। सर में दर्द होगा, क्योंकि फीवर है तो सर में दर्द होगा, और साथ साथ में वीकनेस भी होगी, ठीक है। इसके अलावा क्रैम्प्स लगातार होता रहेगा, पेट में दर्द होता रहेगा, बार बार पेट में दर्द होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी होगा, कब्ज़ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि भूख ना लगे, लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो सकता है। देखो खाने का मन नहीं करेगा, नहीं ये लाओ नहीं वो लाओ, लेकिन उसके बाद भी कचौड़ी और ये बर्गर दुनिया भर का खाओगे ना, हेल्दी खाना नहीं खाना है, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इंटेस्टाइन में छेद कर देगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता, जिसकी वजह से जान भी चली जाती है। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ऊपर लिखा है प्रिवेंशन, क्या करना है, फूड कंटेमिनेशन, वाटर कंटेमिनेशन से बचना है आपको। तो ये ख़त्म हो गई क्या टाइफाइड। इतना आसान था कि नहीं था। आ जाते हैं अपनी अगली बैक्टीरियल डिजीज़ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें इसके बारे में, ठीक है, कि जो टाइफाइड है ये सबसे पहले फैला कैसे है। टाइफाइड जो है ये सबसे पहले फैला कैसे। अब ये इसके लिए टेस्ट होता है, ठीक है, ये टेस्ट लिख रखा है, इसके लिए विडॉल टेस्ट होता है। तो याद रखिएगा कि जो टाइफाइड होता है उसके लिए टेस्ट कौन सा, उसके लिए टेस्ट होता है भैया विडॉल टेस्ट, ठीक है। लेकिन टाइफाइड का नाम पड़ा कैसे, तो एक औरत थी मैरी मेलन, क्या नाम था, मैरी मेलन, ठीक है। तो निक नेम था, मतलब टाइफाइड मैरी रख दिया गया उसका नाम क्या रख दिया गया, टाइफाइड मैरी, जब से उसने टाइफाइड फैलाना शुरू करा है, ठीक है। ये बंदी जो थी ये प्रोफेशनली कुक थी, क्या थी, कुक थी, ठीक है। और सबसे पहले टाइफाइड फैलाना इसी ने शुरू करा। दुनिया भर में जहाँ भी गई इसने खाना पकाया, सबको इसने क्या तोहफे में ये देकर आई, ये सब जगह। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, टाइफाइड मैरी। लेकिन उसका घर का नाम क्या था, मैरी मेलन, याद रखेंगे। और टेस्ट क्या था, विडॉल टेस्ट, पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। अगला है निमोनिया। निमोनिया पी न्यूमोनिया मत बोलिएगा इसको, निमोनिया है, पी साइलेंट रहता है भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंग्रेज मत बन जाइएगा। पैथोजन देख लो भैया, बैक्टीरियल डिजीज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियास या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कह देते हैं। इसके नाम है दो, घर के नाम पापा ने कुछ और रखा, मम्मी ने कुछ और रखा। पापा ने रखा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और मम्मा ने रखा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों से हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कोई बंदे के है, और ये देखो इफेक्ट कहाँ करेगा, ये भैया लंग्स में इफेक्ट करेगा। अभी आ रहे हैं आगे आ रहे हैं, ध्यान रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। किसी बंदे के निमोनिया था तो लंग्स में इन्फेक्शन है। आपको मालूम होगा कि जब कोई बंदा नॉर्मली एक्सपायर करेगा तो हवा कहाँ से आएगी, हवा उसके लंग से एक्सेल करेगा। छींकेगा खांसेगा तो एयर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, बाहर आएंगी। एरोसॉल क्या होगा, बाहर हवा में छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में मौजूद होगा। और बैक्टीरिया इतना छोटा होगा कि कहेगा लगा है कि जैसे ये क्या है, अलादीन का मैट है, उसके ऊपर ये फिर रहा है, ड्रॉपलेट्स के ऊपर बैठा हुआ है। ड्रॉपलेट्स उसके लिए अगर हम ये बनाएं ड्रॉपलेट, ये अगर हम ड्रॉपलेट बनाए, वाटर की एक ड्रॉपलेट है जिसके अंदर से आया, क्योंकि अंदर वाटर भी तो होगा, तो उस पर ये छोटे छोटे ये साहब बैक्टीरिया बैठे उसके ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, ये एकदम घूम रहे हैं, ठीक है। कोकाई शेप का बैक्टीरिया, मतलब कैसा होगा, स्फेरिकली होगा, तो हमने स्फेरिकल ही बनाया है, ठीक है। ये क्या है, ये एयर ड्रॉपलेट्स है। तो एयर ड्रॉपलेट भैया ये है, ठीक है। तो जब ये हवा में आई और उसके बंदा बगल में कोई बंदा बैठा है, उसने सांस ली, तो आसपास की एयर ही तो अंदर जाएगी, इनहेल करेगा, ये ड्रॉपलेट अंदर चली गई, पहुंच गया नहीं पहुंच गया इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो निपटा देगा उसको, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो बंदा इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उसको इलाज कराना पड़ेगा भैया जाकर, ठीक है। इसके अलावा अक्सर लोगों की आदत होती है एक ही गिलास से पानी पीने की, एक ही चम्मच से खाने की, आधा निवाला हम आधा निवाला तुम, है ना, नहीं होता है। तो ऐसे भी क्या होता है, कोई बंदे के इन्फेक्शन है तो उसके मतलब हर जगह बैक्टीरिया होगा,
बिल्कुल सांस ले रहा है, मुंह में भी बैक्टीरिया है, उसने खाया, आपको खिलाया, तोहफे में आपको कुछ दिया, उसने पिया ग्लास से, वहीं से आपने मुंह लगा के वहीं से आपने खींच लिया अंदर, तो आपको भी तो गया ना। तो ये कंडीशंस हैं कि अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो इस इन्फेक्शन से बच सकते हो। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है, गंदे बर्तन, गंदा मतलब बर्तन, नॉर्मली गंदा ही बर्तन बोलो, और कुछ नहीं कह सकते इसको, ठीक है। अब देखो इसका पैथोजन तो नॉर्मली हमने बात कर ली, ट्रांसमिशन की बात कर ली, सिम्टम्स पे आ जाते हैं भाई। देखते हैं भैया सिम्टम्स क्या है इनकी। देखो सिम्टम्स इधर वाला है भैया, ठीक है। तो सांस लेने में दिक्कत होगी। पहली बात तो इन्फेक्शन जब कभी भी होगा जाहिर सी बात है कि फीवर आएगा। अब जब ये फीवर होगा तो इसमें ठंड भी आपको फील होगी, ठीक है, खांसी भी आएगी, और फीवर है तो सर में दर्द भी होगा, ठीक है। और सीवियर केस जब होंगे तो उंगलियां के नाखून जो होते हैं और होंठ जो होते हैं ये नीले पड़ जाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है। और नीचे यहाँ पर देखो एक्सरे बना है, तो इस एक्सरे में देख रहे हो कितना सीवियर टाइप का निमोनिया हुआ है कि ये पूरा एक्सरे देखो ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ ये पूरे लंग्स में इन्फेक्शन, देखो नीचे ये इन्फेक्शन देख रहे हो, तो ये क्या है, ये निमोनिया हुआ है। तो एक्सरे से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, होता क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। होता कुछ यूँ है कि एक मिनट रुकिए, आ जाते हैं। ये एल्वेलाई है भाई, देख लो, ये लंग्स की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है एल्वेलाई। ये जूता नहीं बनाया, एल्वेलाई बनाई है, ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। लो ये लो एल्वेलाई, ठीक है। तो ये नॉर्मली एल्वेलाई होती है, ठीक है। तो आप इसमें हवा भरते हो, और हवा भर के जाती कहाँ पर है, ये जाती है जो एल्वुलर कैपिलरी बगल से गुजर रही होती है। तो ये एल्वुलर कैपिलरी जो बगल से गुजर रही होगी उसी के पास जाएगी। ये भैया बन गया, टेढ़ी मेढ़ी बन गई, मेरी समझ लो, अपनी ना समझो, अच्छा लग रहा हो तो। देखो अब जो ये एयर आएगी वो इधर से जाएगी, घुसेगी तब इंटर करेगी, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, वो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ज़रा देखो कि डिफ्यूज़ करने के लिए जो एरिया है वो बहुत ही छोटा सा है, तो आसानी से चला जाता है। लेकिन जब ये निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो इस दौरान क्या होता है, जब निमोनिया का इन्फेक्शन होगा इस दौरान होता कुछ यूँ है कि बंदे में जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर ये सब निमोनिया फ्लूइड को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो ये फ्लूइड डिस्चार्ज होकर यहाँ पर भरता चला जाता है। तो जब भरता चला जाता तो उस बंदे को सांस लेने में अब दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो अब ये फ्लूइड यहाँ पर अगर भर गया, और अब अगर वो ऑक्सीजन को वो मतलब क्या करेगा, मतलब डिफ्यूज़ करवाना चाहेगा एल्वेलाई, तो क्या ये बताओ क्या अब वो प्रॉपर तरीके से होगी, क्योंकि अब तो इतना बड़ा एरिया इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो उसको अब सांस लेने में दिक्कत होगी। और यही कब होता है, ये जब इम्फाइसीमा होता है तब भी ऐसा ही कुछ हो जाता है। इम्फाइसीमा समझते हो, सिगरेट पी के डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन निमोनिया केस में यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाता है, ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये क्या बनाई थी हमने, ये बनाई थी एल्वेलाई। क्या बनाई थी, एल्वेलाई। और ये क्या थी, ये थी एल्व्यूलर कैपिलरी। क्या थी, एल्व्यूलर कैपिलरी। तो जब कोई डिफ्यूज अगर नहीं हो पर तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है कि उसको खांसी भी बार बार आ रही होगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। और हमने बताया सीवियर केस में क्या होगा, सीवियर केस में ये ग्रे पड़ जाएगा, उंगली के नाखून जो होंगे ये हिस्से, और ये जो होगा ये क्या होगा, ये ग्रे पड़ जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हो गया, पैथोजन भी हो गया, साथ साथ में सिम्टम्स भी हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं, 2 बैक्टीरियल डिजीज़ ही आपके कोर्स में है, ठीक है, तो उसके साथ तो हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। आ जाते हैं वायरल डिजीज़ पे। तो वायरल डिजीज़ पे आ जाते हैं, मैंने कहा था वायरस भी होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर वायरल डिजीज़ पे आओ तो सबसे पहला जो डिजीज़ पढ़ेंगे हम लोग, कुछ कॉमन डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, कॉमन कोल्ड। क्या है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब देखो कॉमन कोल्ड जो है ये इन्फेक्शन जो होता है ये किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस होगा, भी आगे बताएंगे इसके लिए हम लोग, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन होता है ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ही इन्फेक्शन करता है, लेकिन लंग्स में इसका इन्फेक्शन नहीं होता। यही वजह होती है कि आपकी नाक बंद हो जाती है, आपके टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ठीक है। सांस नाक से जब लोगे तो आप सांस ले पाओगे, लेकिन मुंह से आप इत्मीनान से सांस ले रहे हो, तो क्यों, क्योंकि लंग्स तो इन्फेक्शन थोड़ी ना हुआ है, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ है, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये 3 से 7 दिन रहता है, नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है। इतने बड़े आप हो चुके हो, इतनी इम्यूनिटी आप बना चुके हो। अभी आगे आने वाला इम्यूनिटी टॉपिक तो उसमें हम लोग बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो जब किसी का ये इन्फेक्शन होता है तो अक्सर डॉक्टर आपको तसल्ली देने के लिए क्या लिख देता है, एंटीबायोटिक, लेकिन एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक क्या कोई काम करेगी, नहीं काम करेगी भैया, वैक्सीन चाहिए होती है उनके लिए हमको, ठीक है। या हमारी खुद की एंटीबॉडीज, क्योंकि वैक्सीन देंगे तब भी एंटीबॉडी शरीर में बनेगी, और नॉर्मली अगर शरीर में एंटीबॉडी पहले से बन गई है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर अक्सर आपसे कहता है कि दवाई लोगे तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, और दवाई अगर नहीं लोगे तो 7 दिन लग जाएंगे, है ना।
अक्सर सोच रहे हैं बच्चे ये 1 हफ्ता 7 दिन सब तो बराबर होता है, कुछ नहीं होता अपने आप, मतलब बिना दवाई के भी आप नॉर्मली ठीक हो सकते हो। वो तो एक बहाना बनाने का तरीका है कि नज़ला जुकाम फीवर तो नॉर्मली होगा, पैरासीटामॉल का ठीक हो जाओगे, खाली फीवर को कम करना हो तो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप कम हो जाता है। बाकी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना हुआ है ऊपर कि नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, तो इस चैप्टर भी पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे क्या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर वाला, तो उसमें बात करेंगे हम लोग नॉर्मली, ठीक है। तो पैथोजन क्या है बता चुके थे, राइनो वायरस, ठीक है। पैथोजन क्या था, राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके भी मेनली वही होंगे जो निमोनिया में नॉर्मली आप कहते हैं कि ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लो, ठीक है। कोई बंदा खांसा है, किसी बंदे ने छींका है, ठीक है। या इसके अलावा कंटेमिनेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या मतलब कुछ लोगों की बच्चों की आदत होती है कि उसे चूसना, चूस के कैप को एकदम बारबी डॉल बना देते हैं, देखा होगा नहीं देखा होगा। तो अब आपने उनसे पेन लिया काम करने के लिए और आप भी चूसना शुरू कर दिया, आपने कहा बड़ी वाली बारबी डॉल बना देंगे उससे, तो भैया पहुंचा नहीं पहुंचा। कुछ लोग क्या होता है कि थूक लगा के पेपर को पलटते हैं, तो लगातार पेपर में भी तो थूक लगा रहे हो, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो पेपर भी तो रखा रहेगा वायरस। अब किसी बंदे ने और खोल लिया थूक लगा के, तो उसके पहुंच गया वो, ठीक है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट, सपोज दैट कि हम पेन पकड़े, मेरे हाथ में छीन गई, मैंने पूछा ऐसे पूछा और पेन को पकड़ लिया, मैंने हमें पेन दो, तो उसने पेन लिया, अब वो लिया, उसने पकड़ा तो उसके हाथ में चला गया। देखो ट्रांसमिट होने के कई तरीके हैं, ये बस डिपेंड करता है कि आप कितना हाइजीन रहते हो, कितना पर्सनली हाइजीन रहते हो, सब चीज़ें सोचने वाली होती है। तो किताबें हैं, कप है, पेन है, डोर नॉब है, कंप्यूटर एसेसरीज हैं, तो ये सब क्या है, ये सब की सब किसी ना किसी डिजीज़, खास करके इस कॉमन कोल्ड को ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार हो जाती है। जैसे कि आजकल कोरोना का हेल्ड आया हुआ है, वैसे ये भी है, जैसे वो ट्रांसमिट होता है वैसे ये भी ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेशन, नाक आँख बंद हो जाएगी, ठीक है, डिस्चार्जेस होगा, नज़ला होगा, नाक आँख बहने लगेगी, फीवर, जाहिर सी बात है जब कभी भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर साथ ही, क्योंकि WBCs हमारा काम करना शुरू कर देती है, बेसोफिल्स। हेडेक, सर में दर्द होगा, सोर थ्रोट, आवाज़ भारी हो जाएगी, खांसी भी आएगी, हॉर्नेस भी रहेगी और साथ साथ में थकान भी रहेगी, क्योंकि इन्फेक्शन है तो आपकी तापमान बढ़ा होगा तो बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही होगी, यही वजह होगी कि आपको टायर्डनेस फील होगी। तो ये सब कंडीशंस होती हैं जब डिजीज़ होती है, ठीक है। आ जाओ अगली डिजीज़ पे। वायरल डिजीज सिर्फ एक थी, खत्म। बैक्टीरियल डिजीज 2 थी, खत्म। आ जाओ कहाँ पर, प्रोटोजोअन्स डिजीज पे, ठीक है। तो प्रोटोजोअन्स डिजीज पे देख लो, पहली डिजीज क्या है, मलेरिया की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत शॉर्ट में समझाएंगे, बहुत ज़्यादा में डायग्राम बना के ले जाए तो इतना कुछ ध्यान नहीं देना नॉर्मली, ठीक है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अभी बना लीजिएगा, अभी आ जाएगा, आगे देख लीजिएगा पूरा बना वाला है साइकिल, ठीक है, प्लाज्मोडियम का। देखो पैथोजन, अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोअन्स डिजीज़ की, तो पहली डिजीज़ है क्या, मलेरिया, ठीक है। देखो सो, तो उसका पैथोजन जो है वो है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां होती हैं, ठीक है। इसमें तो 3 ही प्रजातियां लिखी हैं, हम आपको 4 बता देंगे, ठीक है। पहली लिखी है क्या, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये लिखी है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, और एक और होती है प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या होती है, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। तो कह रहे हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम कॉजेस मोस्ट सीरियस, मतलब मैलिग्नेंट मलेरिया, मतलब जानलेवा मलेरिया हो जाता है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की कंडीशन याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जब कभी भी किसी को कॉज करेगा भैया क्या मलेरिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, यहाँ तक कि मैलिग्नेंट हो जाएगा। मैलिग्नेंट समझते हो ना, मतलब जानलेवा हो जाता है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ट्रांसमिट होगा, तो ट्रांसमिट करने के लिए इसका एक वेक्टर होता है, और वेक्टर कुछ नहीं होता, वो होती है फीमेल एनोफ्लीस। क्या होती है, फीमेल एनोफ्लीस, ठीक है। ये मछलिया है, ठीक है, फीमेल एनोफ्लीस, क्योंकि मेल मच्छर तो कभी काटता ही नहीं आपको, तो फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो जो होती है उसी के काटने की वजह से होता है कि भैया वो किसी मलेरिया वाले बंदे का खून चूस के आई है, आपको भी काट लिया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया। अब देखो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ये हैं कि बुखार बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इस दौरान एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जब आपकी आरबीसीज बस्ट हो रही होती है, स्पोरोजोम जब निकले ही उसमें से तो आरबीसीज बस्ट होती हैं, तो उस टाइम एक केमिकल सेक्रेट होता है, उसको बोलते हैं क्या, हीमोजोइन। क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। तो हीमोजोइन जब भी आएगा तो बुखार बहुत ज़्यादा आएगा, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हीमोजोइन के लिए सिम्टम में हमने उठा के रख दिया है, सिम्टम में क्या है कि चिल एंड हाई फीवर, ठंड लगता है, और फीवर क्या होती है, बहुत ज़्यादा, और रिकरिंग एवरी 3 से 4 दिन, मतलब 3-4 दिन बार बार ये आ ही रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी टेस्ट आपको कराना पड़ता है, ठीक है। तो हीमोजोइन कुछ नहीं है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रिलीज करता है, कौन, इसको, प्लाज्मोडियम रिलीज करता है। तो सिम्टम नॉर्मली हमने आपको नॉर्मली बता दिया, ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इधर वाल बना हुआ है, ये फीमेल एनोफ्लीस बनी है, देख लीजिए उसकी शक्ल सूरत पहचान लीजिए, कहीं पर भी मिले तुरंत 100 नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे उसका तब भी। देखो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देख लो, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में पहले हम ये बता दें कि इसका कोई लाइफ साइकिल फिक्स नहीं है कि ये मैन से शुरू होता है, क्योंकि ये जो लाइफ साइकिल होता है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। इसका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला होस्ट क्या है,
कुछ भी है, मतलब मैन भी हो सकता है व्हेन इट इज मैन, और फीमेल एनोफिलीज। तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि फीमेल एनोफिलीज से शुरू हुआ या मैन से शुरू हुआ, ठीक है। तो उसके लिए कोई मतलब थ्योरी नहीं है आपके लिए यहाँ पर। नॉर्मल देखो ये, इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा चार्ट बन रखा है कि ये लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम को देख लो कैसे होता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ चाहे ले लो नंबर 1, चाहे यहाँ नंबर 1 ले लो, ठीक है। यहाँ से लो नंबर 1 ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। देखो ये नंबर 1 मान लो, अभी यहीं पे हम लोग वापस पहुँच जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है प्लाज्मोडियम को, उसको कहते हैं क्या, स्पोरोजोइड स्टेज। क्या कहते हैं, स्पोरोजोइड स्टेज। तो यही स्टेज है क्या, इन्फेक्शियस स्टेज। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इंटेस्टाइन में मतलब पहुंची है और माइग्रेट करके ये क्या, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, क्योंकि ये मॉस्किटो में ही नॉर्मली थी, तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से कहाँ, ये सलाइवरी ग्लैंड में आ गई है। तो अगर इसकी सलाइवरी ग्लैंड में है, तो जब भी मच्छर पहले काटता है तो काटने से पहले एक केमिकल छोड़ता है, ठीक है। उस केमिकल का नाम होता है क्या, उस केमिकल एक तरह का जो होता है वो एक तरह का एंटी कोगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। तो एंटी कोगुलेंट जो होता है उसको बोलते हैं एनोफ्लिन। क्या बोलते हैं, एनोफ्लिन। तो एनोफ्लिन नॉर्मली जो होता है वही होता है इस तरह का, जो मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होता, मच्छर के पेट में ब्लड रहता है तब ये क्लॉट नहीं रहता। तो वो पहले क्या करता है, बॉडी पे जहाँ भी बाइट करेगा वहाँ पे पहले उसको सेक्रेट कर देगा। तो सलाइवरी ग्लैंड जाहिर सी बात उसमें काम आएगी, तो क्या करेगा, उगलेगा कुछ स्पोरोजोइड भी। तो मॉस्किटो ने जब किसी दूसरे बंदे को काटा, देखो किसी दूसरे बंदे को काटा, तो यही स्पोरोजोइड कहाँ, उस बंदे के अंदर पहुँच गए, तो स्पोरोजोइड इंजेक्ट हो गए, नहीं हो गए। तो स्पोरोजोइड जब इंजेक्ट होंगे तो सबसे पहले पहुंचेंगे कहाँ पर, सबसे पहले पहुंचेंगे लीवर के पास, ब्लड के थ्रू। जब लीवर मतलब लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हिपैटोसाइट, तो हिपैटोसाइट में जाएंगे और साथ साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके लगातार अपना वो नंबर बढ़ा रहे होंगे। जब नंबर बढ़ाएंगे तो बढ़ने की वजह से जो हिपैटोसाइट होगी उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हिपैटोसाइट बस्ट हो जाएगी, फटेगी, तो सारे के सारे जो भी अंदर स्पोर्स होंगे उसके वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। मतलब बाहर की तरफ कहाँ जाएंगे, ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जब ब्लड में रिलीज हो जाएंगे तो वही स्पोर्स क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे आरबीसीज में। कहाँ करेंगे, आरबीसीज में। और आरबीसीज को भी जब बस्ट करेंगे लगातार तो वहां से केमिकल रिलीज होगा, उसको बोलते हैं क्या, हीमोजॉइन। तो हीमोजॉइन जब ये बार बार आ रहा होगा तो हर 3 से 4 दिन में क्या होगा, फीवर आएगा और साथ साथ में अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल बात हमने ये कर ली, ठीक है। इसके बाद जो इसके गैमेटोसाइट्स होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मली वो क्या करेंगे, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये आरबीसीज है तो वहीं पर ये होने लगेगा, ठीक है। तो अब ये ब्लड में मौजूद है। अब जब मॉस्किटो उसको सक करेगा, अब मान लो किसी बंदे का इन्फेक्शन है, मच्छर ने उसी का काट लिया, खास करके फीमेल एनोफिलीज ने उसको काटा। जब काटा तो उसके ब्लड में क्या मौजूद था, ये स्पोरोजोइड थे। ये स्पोरोजोइड कहाँ पहुँच गए, ये सॉरी स्पोरोजोइड नहीं, गैमेटोसाइट्स कहाँ पहुँच गए, गैमेटोसाइट अब पहुँच गए मच्छर के स्टमक में। कहाँ पहुँच गए, मच्छर के स्टमक, सीधे सीधे बोल दो गट में पहुँच गए। तो ये गैमेटोसाइट जो थे मच्छर ने सक करा और सक करके पहुँच गए क्या, मॉस्किटो की गट में। और गट में जाने के बाद ये जो गैमेटोसाइट थे ये करेंगे फर्टिलाइजेशन और साथ साथ में डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जब करेंगे तो गैमेटोसाइट जब फर्टाइल हो जाते हैं तो फर्टाइल होने के बाद बना लेते हैं क्या, स्पोरोजोइड। तो देखो स्पोरोजोइड फिर से मच्छर में तैयार हो गया, मतलब उसकी इंटेस्टाइन में फिर से तैयार हो गया। और अभी जब ये मच्छर फिर से किसी बंदे को काटेगा तो काटने के बाद ये फिर से सलाइवरी ग्लैंड से किसी अदर बंदे के पहुंच जाएगा। तो पहुंचा नहीं पहुंचा, तो आई होप आपको ये साइकिल नॉर्मल समझ में आया होगा कि और किताबों में बहुत ज़्यादा इलेबोरेट दिया होता है तो आपको वहाँ नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी पे ध्यान दो, चुपचाप खत्म हो जाएगा। तो इन्फेक्शन स्टेज पे सवाल पूछा गया, तो इन्फेक्शन स्टेज प्लाज्मोडियम की क्या होती है, वो होती है स्पोरोजोइड, ठीक है। वो हमारा काम हो गया। अगला देखो, जो प्रोटोजोअन्स डिजीज होती है उसमें एक और डिजीज है अमीबियासिस है, मतलब अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबा जो होते हैं उन्हीं के भाई बहन है, ठीक है। इंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो कॉज करेगा। तो अमीबिक डाइसेंट्री जब होता है तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें नॉर्मली पेचिश आती है, बार बार पेट में दर्द होगा, बार बार टॉयलेट भागोगे, बार बार पेट में दर्द होगा, बार बार टॉयलेट, और टॉयलेट थोड़ी हो रही होगी, ठीक है। तो बार बार दर्द होता है। तो पैथोजन क्या है, पैथोजन है इंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये देखो भैया बना हुआ इंटमीबा हिस्टोलिटिका, हमने नाम लिख रखा है, ठीक है। और नीचे ये दे रखा होगा इंटमीबा हिस्टोलिटिका, देखो बना हुआ है इधर वाला, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि कोई बंदे के पेचिश थी पहले से, कोई बंदे की अमीबियासिस थी, वो टॉयलेट गया, टॉयलेट खुले में गया, खेत के बगल में आपका घर है, वो करके आया, वहाँ से मक्खी मंडराई, और मक्खी क्या करेगी, एक रिश्ता बना देगी आपके किचन में उस टॉयलेट के बीच में। किचन में रखा था खुला खाना, उस पर आके मक्खी बैठ गई, उसके पैरों में लगे हुए थे क्या, यही इंटमीबा हिस्टोलिटिका के स्पोर छोटे छोटे, वो आ गए खाने पे। अब किसी बंदे ने शौक में खा लिया बड़े ही शौक से कि एकदम खाना तो बड़ा टेस्टी बना है, तो टेस्ट कुछ और था, चला गया शरीर के अंदर, वापस इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ,
तो ये सब चीज़ इसलिए कहता है खाना खुला मत छोड़ो, खुले में शौच मत करो, टॉयलेट जाओ तो फ्लश करके आओ, है सब कंडीशंस होती हैं बचपन में, इसलिए सिखाया जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, हाउस फ्लाइज होती हैं जो कि मैकेनिकल कैरियर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो ये ट्रांसमिट होगा ये मतलब गंदा खाना और गंदे पानी की वजह से भी हो सकता है कि कोई बैठा नदिया किनारे कर रहा था, आगे वाला उसको पवित्र जल समझ के पी रहा था तो पहुंच गया शरीर के अंदर। सिम्टम्स देख लीजिए, पेट में बार बार कब्ज हो जाएगा, ठीक है, बार बार पेट में दर्द होगा, बार बार भागोगे आप, बार बार क्रैम्प्स होंगे, बार बार स्टूल मतलब जो फीसेस होगा उसमें एक्सेस म्यूकस होगा, साथ साथ में ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। इसलिए पेचिश में जब आप फीसेस करते हो तो आप देखते हो कि वो रेड रेड कलर का हो रहा है। तो रेड रेड कलर का ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम वो उसने कमला पसंद अमला पसंद खा लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, वो इन्फेक्शन जो करा है उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। तो नीचे पॉइंट टू बी नोटेड सिम्टम्स वाला, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। खत्म, बात हो गई, खत्म खत्म खत्म। अगला आ जाएगा स्कैरियासिस। ये भैया ये क्या है, ये एक नेमेटोड है, क्या है, एस्क्लेलमेंथीस का मेंबर एस्कैरिस। तो पैथोजन, तो हेलमिंथ डिजीज एस्कैरियासिस होगी तो उसको बोलेंगे क्या, एस्कैरियासिस। क्या बोलेंगे, एस्कैरियासिस। नाम देखो उसी पैथोजन के ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, कैसा है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लो, सॉइल में स्पोर्स पड़े हैं, पानी में स्पोर्स होते हैं, सब्जी है मतलब खेत में लगी हुई है वहाँ पर भी स्पोर्ट्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि स्पोर्ट्स जाइलम फ्लोएम से आ गए हैं, स्पोर्ट्स मिट्टी में थे, सब्जी गिरी आपने उठा ली, या कोई फल गिरा मिट्टी में आपने उठा लिया तो वहाँ से उसके स्पोर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फीसेस क्या करेगा, गंदा कर देगा, मिट्टी को गंदा कर देगा, वेजिटेबल्स को, वाटर को, सॉइल को, तो सब में कंटेमिनेशन कॉज करता है। और अगर किसी भी तरीके से वो आपके शरीर में पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत आपको करेगा। सिम्टम्स देख लो, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही नॉर्मली रहेगा जाकर, ठीक है, वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग। क्योंकि जब ये वहाँ पर देखो नीचे डायग्राम इधर साइड में देखो कॉर्नर पे ये क्या कर रहा है, देखो इंटेस्टाइन में एकदम ये परफोरेट एकदम घुसा जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लगातार वो डैमेज हो रही है, तो आपको लगातार दर्द हो रहा है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, वहाँ की मसल्स भी दर्द कर रही है, मसल्स क्रैम्प मतलब मस्कुलर पेन भी हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपको फीवर भी आएगा। और अगर ये बार बार ब्लीडिंग करवा रहा होगा तो सीधे आपकी बॉडी में ब्लड भी तो कम हो रहा होगा, तो ब्लड की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी इंटेस्टाइनल पैसेज को भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, ध्यान नहीं रखोगे तो भैया दिक्कत कर जाएगा आपको ही, ठीक है। अगला देखो हेलमिंथ डिजीज, फ्लैटी हेलमिंथीज होते हैं भाई, फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो तो राउंड वर्म था, ये क्या है, ये फ्लैट वर्म्स है। तो फ्लैट वर्म्स में पहली जो अब डिजीज पढ़ोगे वो क्या है, वो फाइलेरियासिस है। क्या है, फाइलेरियासिस, मतलब इसी को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, मतलब हाथी पाँव हिंदी में आप इसको कह सकते हो, ठीक है। वोचेरिया बॉनक्रॉफ्टी की वजह से होता है या वोचेरिया मलाई की वजह से होता है। पैथोजन यहाँ पे थे, फाइलेरियल वर्म है, वोचेरिया लिख रखा है, वोचेरिया बॉनक्रॉफ्टी और साथ साथ में वोचेरिया मलाई, ठीक है। ये मलाई वाला नहीं जो दूध से निकलती है, ये दूध खाओगे और हेलमिंथ डिजीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मॉस्किटो जो क्यूलिक्स होती है, फीमेल क्यूलिक्स जो होती है, उसके काटने की वजह से ऐसा हो जाता है कि वो डिजीज़ नॉर्मली ट्रांसमिट कर देती है एक बंदे से दूसरे बंदे में, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो होता क्या है कि जब कभी भी ये इन्फेक्शन शरीर में होगा तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से लिम्फ जो होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लिम्फ आगे बढ़ता है मिल्किंग एक्शन की वजह से, और जब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो लिम्फ लगातार उन लिम्फेटिक वेसल्स में एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, ब्लॉक हो गई हैं। तो जब ये एक्यूमुलेट होगा तो मास बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे नीचे के डायग्राम में आप ये दो डायग्राम आखिरी का देख लो इधर वाल, जिसमें ये एलिफेंटियासिस हो गई, ठीक है। एलिफेंटियासिस जब खास करके लोअर लिम्ब में ही होती है, ठीक है, लोअर लिम्ब में ही मेनली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी कभी कभी इसकी मतलब इन्फेक्शन में आ जाते हैं, मतलब उनमें भी इन्फ्लेमेशंस हो जाता है। वेर इट कॉजेज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, तो कई सालों तक रहता है, इलाज कराओ, नहीं तो भैया बहुत ज़्यादा पैर बड़ा होता जाता है और लगता है जैसे कि कोई हाथी खड़ा है, इसलिए नाम रख दिया गया कि एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव इस डिजीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो लिम्ब और जेनेटल ऑर्गन भी क्या होते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, हो सकते हैं खैर इसकी वजह से। तो इन्फेक्शन भैया नीचे हमने दिखा दिया, ठीक है। अगला है फंगल डिजीज़, रिंग वर्म, आप लोगों ने सुना होगा, देखो ये रिंग गार्ड लगाते हैं, ठीक है। ये एपिडर्मोफाइटॉन फंगस होता है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो पैथोजन ट्राइकोफाइटॉन कह लो, एपिडर्मोफाइटॉन कह लो, या उसी को माइक्रोस्पोरम कह लो, तीनों के तीनों फंगस हैं। तो ये सब नॉर्मली उंगलियों के बीच में भी कभी आपको इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। अभी ढेर सारी तस्वीरें आपके आगे लिखी हैं, देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंगल डिजीज़ है, देखो रिंग वर्म हो गया है बंदे को, ठीक है। देखो कैसे ये यहाँ पे लीसेंस चकत्ते यहाँ पर बड़े हुए हैं, ठीक है।
तो पैथोजन हमने अभी बता दिया आपको, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सॉइल, गंदी सॉइल से भी हो सकता है, या किसी बंदे के है पहले से, उसी के तौलिया आपने ली, उसी का कंघा आप यूज़ कर रहे हो, उसी का रुमाल आप उसी का यूज़ कर रहे हो, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके कपड़े मतलब मान लो उसको इंटरनली कहीं पर है, उसके कपड़ों में जाहिर सी बात है कि उसके स्पोर्स लगे होंगे, और आपने कहा कि भाई आज तुम्हारी टी शर्ट हम पहनेंगे, तो जब ऐसा होगा तो नॉर्मली क्या होगा, तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये ग्रो करता है जहाँ पर हल्की सी हीट हो और मॉइस्चर हो, तो फंगस के ग्रो करने की यही तरीका है कि डार्क प्लेस हो, नमी हो और क्या हो, हीट थोड़ी सी हो, तो वहाँ पर नॉर्मली ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स देख लो, तो सिम्टम्स देखो नीचे चकत्ते बने हुए, तो ड्राई स्किल्स, लीसन्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। स्केली लीसन्स, चकत्ते या सूखी सूखी सी स्किन आ जाती है, नेल्स में भी हो सकता है, स्कैल्प में भी, आपके यहाँ स्कैल्प में भी हो सकता है नॉर्मली, और साथ साथ में खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इंटेंस एजिंग भी रहती है। तो ये सिम्टम्स है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, इधर उधर इलाज मत ढूंढो, ठीक है। अब देखो कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ नॉर्मली जो थी वो खस करके लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मली, छोटी सी बात है कि आप पर्सनल हाइजीन की बात कर लेते हैं कि पर्सनली कैसे हाइजीन रखना चाहिए। पहली बात तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिजीज़ में हम लोग पर्सनल हाइजीन को ही सीखते हैं, वही हमारे लिए सबसे बेहतर है कि खुद को कैसे ठीक रखें, खुद को कैसे हाइजीन रखें, खुद को कैसे साफ़ सुथरा रखें। तो खुद को साफ़ सुथरा रखने का कोई नई तरीका तो है नहीं, ठीक है। अपनी बॉडी को क्लीन रखो, ठीक है, साफ़ पानी पियो, साफ़ खाना खाओ, तो ये सब कंडीशंस हैं। इसके अलावा पब्लिक हाइजीन्स में है कि जो वेस्ट और एक्सक्रीटा होता है उसको प्रॉपर डिस्पोज करो जाके, मतलब कहीं अगर डालना है, दफनाना है, गड्ढे में डालना है, तो उसका प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए, ठीक है। कह रहे पीरियोडिक क्लीनिंग एंड द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर पूल्स, ठीक है, सीज पूल्स एंड टैंक है, तालाब वालाब हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो आपने डिचेस बना रखी हैं उनकी पीरियोडिक क्लीनिंग, मतलब एक समय काल के बाद उनको आपको क्लीन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको क्लीन नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म अपनी जगह, अपने कबीले बनाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और इन्फेक्शियस पर्सन से कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए, हमेशा आपको कहा जाता है कि भैया थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए, आजकल तो यही चल रहा है, ठीक है। किसी बंदे को अगर डिजीज़ है, खास करके एयरबोर्न डिजीज़ है, तो उससे क्या है कि भैया कांटेक्ट अवॉइड करो। इस टाइम क्या 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसा ही कुछ भाषण दे रहे हैं सब लोग आजकल, ठीक है। और पब्लिक जो केटरिंग होती है तो वहाँ सब भी हाइजीन, मतलब कहीं बाहर आ जाओ तो वहाँ सब भी हाइजीन रहना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि इन सबसे कैसे बचा जाए, ठीक है। और साथ साथ में जो वेक्टर्स होते हैं, खास करके जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए वेक्टर्स होते हैं, खास करके से मॉस्किटो ही हो गया, तो उन सब को कंट्रोल करना चाहिए या एलिमिनेट कर देना चाहिए, मतलब हटा के फेंक देना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में पानी जो होता है, स्टैग्नेंट ऑफ वाटर, पानी जो होता है उसको ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, कि तालाबों में, कुओं में, ये सब जो होते हैं, घर में कूलर होते हैं, गमले होते हैं, इसके अलावा एक्वेरियम होते हैं, तो इन सब जगहों पे पानी जो होना चाहिए वो काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, उसमें मच्छर सड़ने लगते हैं, मतलब अपने लार्वा, अपने अंडे देने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। जब क्रॉस बनाया आप अच्छी से देख लो कि सिंपल मैंने बना रखा है, ठीक है। तो हाउस होल्ड कूलर्स जो होते हैं तो इन सबको भी साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मॉस्किटो नेट का यूज़ करो मच्छरों से बचने के लिए, क्योंकि खास करके जो वेक्टर है वो मॉस्किटो ही हमने बोल दिया है, ठीक है। और साथ साथ में जो अगर आपके एक्वेरियम्स हैं या तालाब वालाब हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, तो वहाँ पर 2 तरह की मछली होती है, गम्बूसिया होती है और साथ साथ में एक गप्पी होती है। तो गप्पी मछली और साथ साथ में गम्बूसिया, ठीक है, मैंने तो देखी, मैंने तो पाली है, तो आप भी साहब उनको सबको पाल सकते हो, ठीक है। तो गम्बूसिया और साथ साथ में गप्पी मछली हैं, तो इन सबको पॉन्ड में इस्तेमाल कर लेते हैं, सब मच्छर के लार्वा को निपटा देती हैं। तो मच्छर जब होंगे नहीं तो मच्छर डिजीज़ कहाँ से कॉज करेंगे, ठीक है। इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, जो कीचड़ इचड़, गड्ढा अड्डा, नाला वाला इकट्ठा, डिचेस जो होती है, देख लो एक अंदा कैसा बंदा है, देखो छिड़काव कर रहा है, ताकि कैसे मतलब मच्छर वच्छरों को इरेडिकेट करा जा सके, ठीक है। तो ड्रेनेज जो होते हैं स्वयं, मतलब तालाब, मतलब दलदली इलाके जो होते हैं, डिचेस जो होती है, तो इन सब में इंसेक्टिसाइड भी क्या करे जाते हैं, स्प्रे करे जाते हैं, ताकि भैया इन सब से बचा जा सके, ठीक है। घर में जो दरवाजे होते हैं, घर के दरवाज़ों में क्या वायर मैश लगा होता है, ये देख लो, ये दरवाजे के बाहर दरवाज़ा लगा होता है, इसमें वायर सिर्फ लगी होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से आसानी से मच्छरों को रोका जा सकता है। तो ये सब तरीके होते हैं बचने के लिए। अब नया टॉपिक आ गया, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। लेकिन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन भैया हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक हमारा इंतज़ार करिए, इसी लेक्चर को देखिए, कल तक ये भी अपलोड हो जाएगा। और मैं फिर से कह देता हूँ कि भैया शॉर्ट नोट्स के लिए, इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स के लिए और इसके अलावा क्विज़ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे, इसके अलावा फेसबुक पे, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।
पर्सनली इंटरेक्ट रहेंगे तो हो सकता है कि आपको ढेर सारा फ़ायदा मिले। ठीक है, सो बच्चे लोग मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।